स्वागत है बच्चों आपका इनकी क्लासेस में। और आज हम क्लास 12th में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो है सीधे धारावाही चालकता के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीधा चालक तार बनाते हैं। देखिए, क्योंकि इसमें डेरिवेशन में डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो हर चीज आसान हो जाएगी। सबसे पहले हमने एक एक्स वाई लाइन खींचा जिसे हम चालक तार मान कर चलते हैं कि भाई एक्स वाई लाइन की कोई चालक तार है जिसमें आई करंट प्रवाहित हो रहा है। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, लगभग बीचों बीच एक बिंदु ओ ले लीजिए और इस ओ बिंदु से हम डी दूरी पर, ठीक है, डी दूरी पर एक पी बिंदु लेते हैं। ठीक है, ये हमने डी दूरी पर एक पी बिंदु मान लिया और इसी पी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, एक चालक तार लिया, इस चालक तार से डी दूरी पर हमने बिंदु पी लिया जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चालक तार में ही कहीं पर एक छोटा सा लंबाई खंड काट लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ए और ये आपका बी, एक छोटा सा लंबाई खंड है जिसका मान कितना है, इसका मान हम मानकर चलते हैं डेल एल। कितना ले लिया, डेल एल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लंबाई खंड को पी बिंदु से मिला दो, यानी जिसके लिए निकालना है उस चीज को हम पी से मिला देंगे। तो ये हमने पी बिंदु से मिला दिया, बी बिंदु को भी मिला दो। ठीक, तो ये जो खंड है, रेखा खंड, इसको हमने पी बिंदु से मिला दिया। ठीक है, और ये जो दूरी है इसको हम क्या मान लेते हैं, आर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये किसी न किसी कोण पर तो बनेगा, इस कोण को हमने थीटा मान लिया, तो अंदर वाला जो कोण है वो मेरे पास कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो मैं इसको यही लिख दूं, ये जो कोण है आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा, अर्थात 180 माइनस थीटा। भाई पूरी लाइन देखिए, पूरी लाइन तो 180 की होगी ना। अब यहाँ से कोई कोण थीटा बन रहा हो तो ये कोण कितना हो जाएगा, सॉरी 180 माइनस थीटा। 180 को हमने पाई लिख दिया ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में 180 को हम पाई लिखते हैं, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब अगला काम क्या करना है, हमें इस बी बिंदु से ए पी पर एक लंब डाल देंगे। ठीक है, लंब मतलब जो 90 डिग्री कोण बनाती है, रेखा खींच दो सीधे। मान लो ये लंब डाल दिया हमने, ये कोण कितना है, 90, तो ये कोण भी 90 तो होगा। और इसके द्वारा जो पी बिंदु पर कोण अंतरित हो रहा है, इस वाले कोण को, इसको हम मान लेंगे डी, और ये कोण क्या हो जाएगा, इसे चलिए अल्फा मान लेते हैं, डी अल्फा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। अब आगे चलते हैं, इसमें आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे कि इस चित्र में आपको 3 त्रिभुज दिख रहे होंगे। ठीक, एक तो त्रिभुज दिख रहा है आपको ए बी, इसको हम नाम दे देते हैं सी। तो एक त्रिभुज हो गया आपको ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा आपका बी सी पी, और तीसरा त्रिभुज कौन सा है, ओ बी पी। तो 1 बाय 1 करके हम एक एक त्रिभुज को लेके चलते हैं और उससे हम जो है एक एक इक्वेशन बनाकर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ए सी बी, और इसमें जो कोण है आपका सी है ना, ये कितना है, 90। तो जहां भी 90 डिग्री का त्रिभुज बन जाए, मतलब समकोण त्रिभुज, उसमें हम सीधा जो है साइन कोस टेन का फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा करिए, हमने ले लिया साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि हमारे पास कोण कितना बना अंदर, पाई माइनस थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का लंब बटा कोण। तो उसके आधार पर कितना बना इसका फॉर्मूला, लंब क्या है इसमें, बी सी, लंब है हमारे पास BC, और कर्ण कितना हो गया AB, तो हमने यहाँ पे AB रख लिया। ठीक है, अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये हो जाएगा आपके पास BC अपॉन AB। AB का मान रख दें, तो AB का मान कितना है, डेल एल, तो हम सीधा यहाँ पर डेल एल रख देते हैं। तो मेरे पास BC इक्वल टू क्या मान आया, डेल एल साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, फिर चलते हैं आगे दूसरे त्रिभुज पर। नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, तो नेक्स्ट है हमारे पास BCP त्रिभुज, BCP, और इसमें जो कोण है C,
इज इक्वल टू 90, अर्थात इसमें भी आप साइन कोस टेन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो साइन कोस टेन का इस्तेमाल किया तो मेरे पास फॉर्मूला बना साइन कौन कितना बना डी अल्फा, तो हमने ले लिया यहाँ पे डी अल्फा, और साइन डी अल्फा था साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण ही होता है, तो लंब इसमें क्या है BC, इसमें भी आपका BC आ गया, जैसे भी कितना दिखा है BC, और कर्ण कौन सा हो गया, तो कर्ण हमारे पास हो गया BP, तो हमने लिख लिया BP। ठीक, अब जहां पे कोण छोटा होता है जैसे साइन थीटा, थीटा का मान अगर छोटा होता है बहुत कम होता है जो कि इस केस में है, तो हम वहां पे क्या करते हैं साइन को हटा देते हैं, केवल थीटा ही मान रखते हैं, तो यहाँ भी साइन हट जाएगा छोटा होने के कारण, तो क्या रहेगा केवल डी अल्फा, और ये हो जाएगा BC, BC तो हमें निकालना ही था, और BP कितना हो जाएगा जितना ये R है। ठीक, क्योंकि कोण ये लंबाई छोटा है, रेखाखंड छोटा है, कोण भी छोटा है, तो ये जो दोनों ही आधार और जो आपके ये लंब है ये आपस में बराबर होंगे, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा R। ठीक है, तो BP की जगह आपको R ही रखना है। ठीक, अब इस केस से क्या प्राप्त हुआ हमें, BC इज इक्वल टू R इंटू डी अल्फा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में BC आ रहा है, तो समीकरण एक बराबर समीकरण 2 कर दें, समीकरण एक बराबर समीकरण 2 से क्या मान निकल कर आएगा, ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा, अर्थात डेल एल साइन थीटा बराबर R डी अल्फा। तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, जो इन दोनों त्रिभुजों के रिलेशन से प्राप्त हुआ है, डेल एल साइन थीटा इज इक्वल टू R डी अल्फा। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। देखिए ये निकालना बहुत जरूरी था क्योंकि बायोसेट के नियम में डेल एल साइन थीटा ही आता है। ठीक, तो वहां पर जहां पर हमें इसका मान रखना होगा वो हम R डी अल्फा रखेंगे, इसलिए हमने ये त्रिभुज के प्रयोग से ये इक्वेशन के रूप में हमने प्राप्त कर लिया कि डेल एल साइन थीटा का मान क्या होता है। ठीक है, अब हम तीसरे त्रिभुज पे चलते हैं। ठीक, इस इक्वेशन को रहने देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें। अब हम तीसरे त्रिभुज में चलते हैं, तो त्रिभुज तीसरा क्या है, BOP। BOP में कोण O कितना है 90 डिग्री, तो ये भी आपका समकोण त्रिभुज बन गया। कोण O कौन सा है, ये वाला है ना, ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी समकोण त्रिभुज बन गया। और इसमें जो कोण है इस वाले कोण को हम मान लेते हैं अल्फा, तो इसमें भी आप साइन कोस का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कोस अल्फा लगा दिया इसमें। कोस अल्फा क्या कहता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है OP और कर्ण कितना है BP। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कोस अल्फा इज इक्वल टू OP, OP का मान है D और BP का मान अभी हमने रखा था R के बराबर, तो R रख दिया। इससे हम क्या निकालेंगे, 1/r का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि बायोसेट में भी 1/r आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं सीधा मान ही निकाल देते हैं, cos अल्फा अपॉन D को बटे में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/r। ठीक, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। तो ये सारा का सारा मान हमने निकाल दिया, यानी इक्वेशन नंबर 3 भी निकाल दिया, इक्वेशन नंबर 4 भी निकाल दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं कुछ समय के लिए यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्या आया था, इक्वेशन आया था हमारे पास डेल एल साइन थीटा और इज इक्वल टू R डी अल्फा। ठीक है, ये आया था हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 3 वहां लिख दिया है। ठीक, अब चलते हैं हम सीधे बायोसेट के नियम पर। बायोसेट का नियम क्या कहता है, देखिए बायोसेट के नियम से बायोसेट ने बताया था कि डी वेक्टर DB का मान जो होता है वो होता है μ0/4 इंटू आई डेल एल साइन थीटा, है ना, अपॉन दूरी कितनी तरह का खंड की R, तो ये हो जाएगा R²। ठीक है, ये जो नियम दिया था वो बायोसेट ने दिया था। अब इसी नियम का प्रयोग करते हैं ना, डेल एल साइन थीटा का मान समीकरण 3 से क्या आया R डी अल्फा, तो भाई इसकी जगह क्या रखोगे R डी अल्फा, तो मैं मान रखने जा रहा हूं इसका μ0/4 इंटू आई और डेल एल साइन थीटा की जगह हमने रख दिया R डी अल्फा और बटे में क्या आ गया R²।
तो एक आर से एक आर तो यही खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास म्यू 0/4 पाई इंटू आई, और ये बच गया हमारे पास डी अल्फा, और अपॉन में एक आर बचेगा। ठीक है, अब देखिए 1/r का मान, 1/r का मान क्या आ गया cos अल्फा अपॉन डी, तो इसकी जगह आप क्या रखेंगे समीकरण 4 से मान रख दीजिए। तो मैं इसका मान रखने जा रहा हूं, तो मेरे पास डी बी बराबर प्राप्त हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू, ये हो गया हमारे पास आई डी अल्फा, और 1/r की जगह हम क्या रख सकते हैं cos अल्फा अपॉन डी, cos अल्फा अपॉन डी। ये जो इक्वेशन आया है वो बायोसेट के नियम के अकॉर्डिंग आया है, इसे हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। यहां तक आ गया मान। ठीक, अब ये जो मान है वो केवल एक रेखाखंड के लिए P बिंदु पर वेक्टर dv का मान है, लेकिन हमें तो पूरे के लिए निकालना है, यानी पूरे चालक तार के लिए, संपूर्ण चालक तार के लिए। तो क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का हम कर देंगे समाकलन। ठीक है, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, और अब हम समाकलन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब तक जो हमने काम किया त्रिभुज को लेकर वो केवल इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त करने के लिए किया था, जो हमारे पास प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब देखिए हम चूंकि पूरे चालक तार के लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई चालक तार है इसको भी हम P बिंदु से मिला देंगे, यानी x0 को भी P से मिला दीजिए, और y0 को भी P से मिला दीजिए। तो हमने x0 को P से मिला दिया और y0 को भी P से मिला दिया। अब जो इसका कोण है, ये कोण मान लेते हैं α1, और ठीक इसके ऊपर वाला कोण मान लेते हैं α2। ठीक है, जो ब्लू लाइन से आपको दिख भी रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें लिखना है संपूर्ण चालक तार के लिए, चालक तार के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर b इज इक्वल टू, अब इसका समाकलन करना पड़ेगा किसका, वेक्टर b का, और कहां से कहां के लिए करना पड़ेगा, अब इसको भी देख लेते हैं। देखिए जो नीचे की तरफ है वो आपका माइनस, जो ऊपर की तरफ है वो आपका प्लस लेकर चलना है। तो यानी माइनस के α1 से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, प्लस के α2 तक। ठीक है, अब जो है वेक्टर dv का मान जो हमारे समीकरण 5 से आया था वो उठाकर यहाँ रख दीजिए। तो ये वेक्टर v इज इक्वल टू आ जाएगा ये आपका माइनस α1 α2, और dv का मान हमने रख दिया म्यू 0/4 पाई आई डी अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और बटे में क्या था इसके डी, तो एक साथ हमने बटे में लगा दिया डी। अब जब कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का तो काम खत्म हो गया, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब जो ये क्वेश्चन आया है इसका हम करेंगे समाकलन, ध्यान से समझिए। वेक्टर b इज इक्वल टू, अब जो इसमें कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, तो म्यू 0 बाहर, 4 पाई बाहर, आई बाहर आ गया, डी भी बाहर आ गया, तो बचा क्या, क्योंकि सारे कांस्टेंट ही कभी मान इसके परिवर्तित नहीं हो रहे, परिवर्तित किसका मान हो रहा है, केवल अल्फा का। तो ये जो आपका cos अल्फा है वो अंदर रह जाएगा इंटू डी अल्फा, और इंटीग्रेशन जो होगा वो केवल इसी का ही होगा, α1 से α2 तक। तो cos अल्फा का समाकलन क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका cos अल्फा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा, और फिर इसमें हम ये लिमिट रख देंगे -α1 टू α2। तो एक बार तो हम ये मान रखेंगे, फिर माइनस करके एक बार हम ये मान रखेंगे। ठीक है, ऐसे तो होता है इंटीग्रेशन, पूरा टर्म्स जो है मैथमेटिक्स है। तो ये हो जाएगा आपका म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपॉन डी। ठीक है, और इसकी जो हम लिमिट रखेंगे तो एक बार तो हमें ऊपर वाला रखना है सबसे पहले, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा की जगह रखेंगे α2, फिर माइनस निशान लगाएंगे, और फिर साइन अल्फा की जगह हम रखेंगे α1, क्योंकि α1 माइनस में, तो माइनस में ही α1 आएगा। ठीक है, माइनस का α1। अब क्या करना है, देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ से जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, और हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपॉन डी,
और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा 2 माइनस माइनस हो गया प्लस साइन अल्फा 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन प्राप्त हुआ संपूर्ण चालक तार के लिए। अब इसको थोड़ा सा अच्छा से दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, साइन अल्फा, क्योंकि दोनों चीज तो प्लस में है, पहले साइन अल्फा 1 को पहले लिख लेंगे और उसके बाद अल्फा 2 को। चलिए चलते हैं आगे। तो ये इक्वेशन आ गया आपका वेक्टर b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई और इंटू आई अपॉन डी, और इसको हमने कर दिया अल्फा 1 को पहले और अल्फा 2 को बाद में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, जो डेरिवेशन करके आपने प्राप्त किया है, वो एक सीधे चालक तार के लिए वेक्टर बी का मान देगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक, तो ये था आपका टोटल डायग्राम और टोटल डेरिवेशन। अब इसमें देखिए कंडीशन क्या बन सकता है, देखिए एक्स वाई को हम इतना बड़ा कर दें, इतना बड़ा कर दें कि जिससे अल्फा 1 और अल्फा 2 का मान बढ़ते 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 कहां तक आ जाए, 90 डिग्री तक। देखिए भाई, जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ेगा ये अल्फा का मान भी बढ़ेगा, और ये इतना ना बढ़ जाए कि ये बिल्कुल पैरेलल लाइन में आ जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों का मान 90 डिग्री हो जाए, अल्फा 1 भी 90 और अल्फा 2 भी 90। ठीक है भाई, 90 90 है तो अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 हो गया ना। तो इस कंडीशन में, जो कि जस्ट इमेजिन है, ये कल्पना करके चलते हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मान लें कि अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 और बराबर किसके, 90 डिग्री, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू 0 4 पाई इंटू आई अपॉन डी, और साइन अल्फा का मान भी 90 रख दो और साइन अल्फा 2 का मान भी अगर हम 90 रख दें, तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1, तो 1 और 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 1 और 1 प्लस 2 हो गया, तो हमने सीधा 2i कर दिया अपॉन डी। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। चाहे तो आप 2 से इसको काट दो, लेकिन ना काटो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू रखनी पड़ती है, जो कि 10 के पावर -7 है, इसलिए हम ना काट कर ही चलते हैं। तो ये कंडीशन बन गया कि जब x और y इतने लंबे हो जाएं विस्तार में कि जो अल्फा 1 अल्फा 2 का मान है वो 90 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये बन जाएगा। ठीक, अन्यथा ये तो फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला आपके पास है ही, तो आप इसे नोट कर लें और एक बार रिवाइज कर लें। सारा खेल इसका डायग्राम का है, तो डायग्राम अच्छे से बनाना सीख लें। ठीक, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।